नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर सामान्य हिंदी क्लासेस। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण एवं रचना से संबंधित उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों के साथ यूपीएससी, पीसीएस, नेट, स्लेट, टेट तथा अन्य सभी राज्य एवं केंद्र स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। सुप्रभात। वर्णमाला सीरीज के इस 5वें भाग में आपका स्वागत है। इसके पहले वर्णमाला सीरीज के 4 भाग हम देख चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, वर्ण और लिपि चिन्ह में क्या अंतर है, हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, उनका परिचय हमने पढ़ा। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, और फिर इनके अलग अलग जो प्रकार हैं उसके आधार पर मूल स्वरों की संख्या, संयुक्त स्वरों की संख्या, इस तरह से हमने संख्या के बारे में पढ़ा। आज हम विशेष टॉपिक पढ़ेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग और कमाल का टॉपिक है ये वर्णों के वर्गीकरण के बारे में। अक्सर ये होता है कि वर्णों का वर्गीकरण जब लोग पढ़ाते हैं तो अलग अलग आधार पर वर्णों के वर्गीकरण किए गए हैं और स्वर और व्यंजन को आपस में मिक्स कर देते हैं। कोई एक वर्गीकरण का आधार लिया और उसमें स्वरों को भी मिक्स कर दिया और व्यंजन को भी मिक्स कर दिया, दूसरा आधार लिया फिर उसमें स्वर और व्यंजन दोनों को मिक्स कर दिया। आज हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पहले केवल स्वर को लेंगे और फिर देखते हैं कि स्वरों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है और कितने वर्गीकरण हैं और कौन से वर्गीकरण में कौन कौन से स्वर शामिल हैं। इसके बाद हम व्यंजन को लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका स्पष्ट एक विजन बना रहेगा कि स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पर हुआ है, कौन कौन से वर्गीकरण हैं, और व्यंजन का वर्गीकरण किस किस आधार पर हुआ है और कितने कितने व्यंजन किस वर्ग में आते हैं। तो केवल आज हम स्वरों को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों को कितने आधार पर वर्गीकृत किया है। सबसे पहले तो ये जानते हैं, उसके बाद हम वर्गीकरण को विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहां ध्यान से देखिए, वर्गीकरण के आधार हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण। पहले जानते हैं कि वर्णमाला में स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, खासकर हिंदी वर्णमाला में किन किन आधारों पर किया गया है और किन किन आधारों पर स्वर के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वर्गीकरण का आधार सबसे पहले जान लेते हैं। पहला आधार तो यही है, उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर, यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कितना समय उसमें लगता है, इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा जो वर्गीकरण है, उत्पत्ति के आधार पर, जो स्वरों की उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा जो प्रकार है, उच्चारण स्थान के आधार पर। हमारे मुख में अलग अलग स्थान हैं, तो गले से लेकर के होठ तक जो अलग अलग उच्चारण स्थान हैं, इनमें से किस स्वर का किस उच्चारण स्थान से उच्चारण होता है, इसके आधार पर, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद है प्रयत्न के आधार पर। हम कोई भी ध्वनि बोलते हैं, कोई भी उच्चारण करते हैं, तो हमारे जो मुख अवयव हैं उनको कुछ प्रयास करना पड़ता है। मुख अवयव हम पहले बता चुके हैं कौन कौन से हैं। कंठ है, तालु है, जिह्वा है, मूर्धा है, होष्ठ है, दंत है। जिह्वा में भी कई भाग हैं, जिह्वा मूल है, जिह्वा मध्य है, जिह्वा अग्र है। इस तरह से ये सभी क्या हैं, हमारे अवयव, मुख अवयव हैं। तो प्रयत्न का मतलब होता है कि हम बोलते समय किन मुख अवयवों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रयत्न। तो प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब प्रयत्न भी कई तरह से किए जाते हैं, उसमें देखिए कैसे प्रयत्न किए जाते हैं। प्रयत्न के आधार पर भी 4 प्रकार हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, हमारे गले में एक स्वर तंत्री है जिसको अंग्रेजी में वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, स्वर तंत्री। ये जो स्वर तंत्री है, इसी से निर्धारित होता है कि किसकी आवाज मोटी होगी, किसकी आवाज पतली होगी, किसकी आवाज जो मधुर होगी। अब सभी लोग तो लता मंगेशकर नहीं बन सकते। लता मंगेशकर की जो स्वर तंत्री है वो कुछ विशेष है, इसलिए उनकी आवाज ज्यादा सुरीली है।
ये जो स्वर तंत्री है ये गजब का यंत्र है, भगवान ने हम सबके गले में दिया है, जिससे हम उच्चारण करते हैं। और हर व्यक्ति का जो उच्चारण है, वो हर व्यक्ति का जो स्वर है, जो आवाज़ है हर व्यक्ति की, वो भिन्न भिन्न होती है। यही कारण है कि हम पचासों लोगों में से किसी एक व्यक्ति की आवाज़ अगर पहले सुन चुके हैं तो उसकी आवाज़ सुनते ही तुरंत पहचान लेते हैं कि फला आदमी बोल रहा है। हमारे कान तुरंत पहचान लेते हैं आवाज़ को सुनकर के ये महिला की आवाज़ है या पुरुष की आवाज़ है, ये बच्चे की आवाज़ है या किसी जवान व्यक्ति की आवाज़ है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने जो स्वरतंत्री बनाई है वो सभी की स्वरतंत्री को यूनिक बनाया है। यही कारण है कि एक दो लोगों के स्वर जो है एक जैसे नहीं होते, दो लोगों की आवाज़ बिल्कुल हूबहू एक जैसी नहीं होती है। तो ये विशिष्टता है स्वरतंत्री की। इसी स्वरतंत्री से आवाज़ निकलती है और इस स्वरतंत्री में अलग अलग तरह के कंपन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो तार वाले वाद्य यंत्र हैं, वीणा हो गया, सितार हो गया, गिटार हो गया, उनके तारों को जब छेड़ते हैं तो उसमें झंझनाहट होती है, कंपन होता है और उससे जो है गूंज निकलती है। ठीक वैसे हमारे गले में जो वोकल कार्ड है, स्वरतंत्री है, जब हम बोलते हैं तो उसमें कंपन होता है। कुछ वर्णों के उच्चारण में कंपन ज़्यादा होता है, कुछ वर्णों के उच्चारण में बहुत कम कंपन होता है। तो इस कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इसको एक और नाम है तारत्व प्रभाव। स्वर तंत्री में कंपन को क्या कहते हैं? तारत्व प्रभाव। अभी हमने बताया कि तार वाले जो वाद्य यंत्र हैं जब उनको हम छेड़ते हैं तो उसमें झंझनाहट होती है, कंपन होता है, तो इसीलिए इसको तारत्व प्रभाव भी कहते हैं। अब परीक्षा में जो है स्वर तंत्री न आकर के अगर तारत्व प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण पूछ दिया तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज है। एक ही बात है, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर या तारत्व प्रभाव के आधार पर, या एक और चीज होता है घोष या गूंज के आधार पर। जब तार जब कंपन करते हैं तो उससे गूंज पैदा होती है, आवाज गूंजती है, नाद पैदा होता है। तो नाद के आधार पर, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, तारत्व प्रभाव के आधार पर, ये एक ही बात हुई। अब आइए दूसरा देखिए, होष्ठाकृति के आधार पर। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो होठ भी हमारा एक मुख्य अवयव है, तो इस होठ की बनावट कैसी होती है इसके आधार पर, किसके उच्चारण के समय होठ हमारा गोल होता है, किसके आधार पर जो हमारा होठ होता है वो ऐसे खुलता है, चौड़ा खुलता है, इसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद जिह्वा भाग के आधार पर, हमारे मुख्य अवयवों में सबसे एक्टिव जो मुख्य अवयव है वो है जिह्वा। जिह्वा जो है सबसे एक्टिव मुख्य अवयव है और बोलते समय सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। तो जिह्वा में अलग अलग भाग है। सबसे पीछे जो भाग है उसको कहते हैं जिह्वा मूल। जैसे ये हमारी जिह्वा है, तो ये जो आगे जो सबसे पीछे की तरफ जो भाग है इसको कहते हैं जिह्वा पश्च। जिह्वा पश्च जो यहाँ गले में जो चिपकी हुई है, जो फिक्स है, वो हिस्सा जो है जिह्वा पश्च या जिह्वा मूल कहते हैं इसको। इसके बाद जिह्वा का जो बीच वाला हिस्सा है, जैसे ये हमारी जिह्वा है, ये हमारी जिह्वा है, यहाँ पर क्या हो गया, जिह्वा मूल हो गया या जिह्वा पश्च हो गया। और जिह्वा का जो सरफेस वाला एरिया है उसको कहते हैं जिह्वा मध्य। और इसके बाद जो आगे का जो हिस्सा जो लपलपाती है, ऐसे जो बाहर निकलती है, उसको कहते हैं जिह्वा अग्र। तो किस भाग का जो है ज्यादा प्रयोग किया जाता है किस स्वर के उच्चारण में, इसके आधार पर जो वर्गीकरण है उसको कहते हैं जिह्वा भाग के आधार पर वर्गीकरण। और इसके बाद है मुखाकृति के आधार पर, यानी बोलते समय हमारा मुख कितना खुलता है। कुछ को बोलते समय ज्यादा खुलता है, कुछ को बोलते समय कम खुलता है, कुछ को बहुत कम खुलता है, कुछ को बहुत ज्यादा खुलता है। तो कितना मुंह खुलता है इसके आधार पर वर्गीकरण। ये कुछ प्रमुख आधार हैं स्वरों के वर्गीकरण के, जिससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन सभी आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको एक नजर में ध्यान रहे कि स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। अक्सर क्या होता है, लोग रट लेते हैं विवृत वर्ण क्या है, समृद्ध कौन सा है, लेकिन ये जानते नहीं कि विवृत समृद्ध का मतलब क्या हुआ, इसको पता नहीं होता है। तो हम डिटेल आपको बताना चाहते हैं, इसलिए पहले आप किस किस आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है उसको पहले आप ध्यान से नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम दो आधारों को पकड़ते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए दोनों आधारों को एक साथ हम पकड़ते हैं।
उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो भागों में स्वरों को बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये पहले भी बता चुके हैं, एक बार हम क्विक रिवीजन कर दे रहे हैं इसको। ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय, बहुत ही अल्प समय लगता है, और दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उच्चारण में, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। एक और स्वर होता है प्लुत स्वर, पर यह संस्कृत में होता है, ये हिंदी में नहीं होता है। इसमें जो प्लुत स्वर में क्या होता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ओ को जो है देर तक बोलते हैं, जितने समय में अ बोलते हैं उसके तिगुना समय ओम, तो इसको प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, जो दीर्घ स्वर हैं या ह्रस्व स्वर हैं उन्हीं के आगे एक चिन्ह लगा देते हैं, एस आकार का एक चिन्ह लगा देते हैं। तो प्लुत को तो हिंदी में पढ़ना नहीं है, प्लुत स्वर हिंदी वर्णमाला में नहीं है, संस्कृत में है, इसे छोड़ देते हैं। तो इसको तो पहले हम अलग कर देते हैं इसको। अब आइए देखिए, 2 भाग हो गए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ, इ, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर क्या है, जो भी बच गए वो सभी दीर्घ स्वर हो गए। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, ये हो गए दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ स्वरों की संख्या हो गई 7। अब आइए देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, यानी स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके आधार पर इनकी संख्या देखिए। 2 भागों में बांटा गया है स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर, मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर हैं। व्युत्पन्न स्वर का मतलब होता है जो मूल स्वरों से ही उत्पन्न हुए। व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न, तो जो ओरिजिनल है वो तो मूल स्वर हो गए, और इन मूल स्वरों के सहयोग से जो उत्पन्न हुए हैं वो व्युत्पन्न स्वर हो गए। अब यहां आपको देखना है, व्युत्पन्न स्वर भी 7 हैं, ये वही हैं जो दीर्घ स्वर हैं, यानी जितने भी दीर्घ स्वर हैं वो सभी व्युत्पन्न स्वर भी हैं, जितने ह्रस्व स्वर हैं वो सभी मूल स्वर भी हैं। तो प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, या निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है, तो आपको यह पता होना चाहिए ये मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर है। या पूछता है कि निम्नलिखित में से व्युत्पन्न स्वर कौन से हैं, या व्युत्पन्न स्वरों की संख्या कितनी है, तो जितने दीर्घ स्वर हैं वो सभी व्युत्पन्न स्वर भी हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। इसके बाद व्युत्पन्न स्वरों का फिर 2 भाग किया गया है, क्योंकि ये जो उत्पन्न हुए हैं वो 2 तरीके से हुए हैं। कोई भी चीज कैसे उत्पन्न होती है, एक तो पहले से कोई चीज उपलब्ध है, उसी में थोड़ा सा चेंज हम कर दें, मॉडिफाई कर दें, तो एक नई चीज बन जाती है। एक तो उत्पन्न होने का ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, पहले से कोई चीज उपलब्ध है, या पहले से जो चीजें उपलब्ध हैं उनको आपस में जोड़ करके, आपस में मिक्स करके तीसरी चीज पैदा करना। तो ये 2 तरीके होते हैं उत्पन्न करने के। तो जिन स्वरों को पहले से जो मूल स्वर हैं, उन मूल स्वरों के दीर्घीकरण या उन्हीं मूल स्वरों को थोड़ा उच्चारण समय बढ़ा करके बनाया गया है, उनको कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। वैसे तो सभी दीर्घ स्वर हैं, लेकिन मूल दीर्घ उनको बोलते हैं जो कि मूल स्वरों के दीर्घीकृत रूप हैं। जैसे मूल दीर्घ स्वर में कितने आते हैं, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। अब ये जो आ है, ये आ वास्तव में क्या है, ये जो मूल स्वर अ है, ह्रस्व अ है, इसी ह्रस्व अ के उच्चारण के समय को थोड़ा हमने बढ़ा दिया, तो ये हो गया आ, आ, मुंह थोड़ा और खोल दिया और समय को थोड़ा और बढ़ा दिया, तो ये हो गया आ। इसी तरह से यहां ह्रस्व है ई, और इसको थोड़ा और दीर्घ समय हमने कर दिया तो ई, ये दीर्घ ई हो गया। इसी तरह यहां पर है उ, और यहां पर थोड़ा सा समय और बढ़ा दिया तो ऊ। केवल हमने समय बढ़ाया, इसमें स्वरों को मिक्स नहीं किया, इसमें कोई स्वर मिक्स नहीं हुआ, बल्कि ह्रस्व स्वरों को ही हमने समय को बढ़ा दिया उच्चारण में, तो ये दीर्घ हो गई। इनको कहते हैं मूल दीर्घ, यानी दीर्घ के भी भेद हो गए, मूल दीर्घ। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 3। अब यहां देखिए, री का दीर्घ रूप क्यों नहीं है, संस्कृत में इस री का भी दीर्घ रूप है। री का दीर्घ रूप ऐसे 2 बार घुमा के लिखा जाता था।
संस्कृत में तो एक और स्वर है ली, ये ली एक स्वर है और ये भी ह्रस्व स्वर है। इस ली का भी दीर्घ रूप है, 2 बार ऐसे घुमाया जाता है। तो ये 3 स्वर और हैं संस्कृत में, दीर्घ री, ह्रस्व री और दीर्घ री। ये संस्कृत में 3 और स्वर हैं, लेकिन हिंदी में इनको मान्यता नहीं है, हिंदी वर्णमाला में इनको नहीं मान्यता दी गई है, तो इसलिए इनके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। तो मूल दीर्घ स्वर हो गए 3। अब आइए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर उन्हें कहते हैं जिनको मूल स्वरों के साथ किसी अन्य स्वर को जोड़ करके बनाया गया है। अब ये कैसे बनाए गए हैं, संयुक्त स्वर कैसे बनाए गए हैं, इसको देख लीजिए। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ए ओ औ। अभी देखिए कैसे संयुक्त हैं, कैसे मिलकर के बने हैं। संधि में आप विस्तार से पढ़ेंगे इनको। अभी देखिए ये इनके संयोग के नियम है। अ या आ के साथ ई या ई मिलकर के ए बनता है। अ या आ के साथ उ या उ मिलकर के ओ बनता है। अ या आ के साथ जब ए मिलता है तो ए बनता है। अ या आ के साथ जब ओ मिलता है तो औ बनता है। ये हैं इनके संयुक्त होने के कारण, यानी ये मूल स्वरों के साथ अन्य स्वरों के मिलने से, मूल स्वरों के साथ मूल स्वरों को या मूल स्वरों के साथ अन्य स्वरों के से मिलने से बने हुए हैं, इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। अब इन संयुक्त स्वरों में भी देखेंगे तो 2 और भेद किए गए हैं। एक होता है गुण स्वर, दूसरा होता है वृद्धि स्वर। गुण स्वर कौन कौन से हैं? ये जो ए और ओ, ए और ओ क्या है? गुण स्वर हैं। पहले दूसरे जो अ या आ के साथ ई या उ मिलकर के बन रहे हैं, इनको कहते हैं गुण स्वर। और इसके बाद अ या आ के साथ ए और ओ मिलकर के जो बन रहे हैं, उनको कहते हैं वृद्धि स्वर। तो गुण स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 2। वृद्धि स्वरों की संख्या ए और औ, ये वृद्धि स्वर हैं। संस्कृत में आ को भी वृद्धि स्वर माना जाता है। आ को मूल दीर्घ स्वर भी माना जाता है और वृद्धि स्वर में भी गिना जाता है। तो इस तरह से देखें तो वृद्धि स्वरों की टोटल संख्या हो गई 3। लेकिन यहां यह ध्यान रखना है कि जब टोटल स्वरों की गणना करेंगे तो टोटल स्वर 11 ही होने चाहिए। तो वहां पर जो है यहां से आ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत में आ वृद्धि स्वर होता है, लेकिन हिंदी में ए और औ इन्हीं को वृद्धि स्वर गिना गया, तो ये 2 ही माने जाएंगे। तो इस तरह से आप देखें तो ये 2 आधारों पर स्वर का वर्गीकरण हो गया। एक तो स्वर में लगने वाले उच्चारण के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ, जिसमें 4 और 7 संख्या है। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर, इसमें भी 4 और 7 संख्या है। इसके बाद व्युत्पन्न स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अगर आपको पूछेगा कुल दीर्घ स्वर कितने हैं तो 7 बताना है। सामान्यतः अगर आपको कुछ भी नहीं पूछ रहा, केवल दीर्घ शब्द प्रयोग कर रहा है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो भी 7 बताना है। लेकिन अगर दीर्घ के साथ अगर उस मूल शब्द जोड़ दिया कि मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होगी, क्योंकि इसमें से संयुक्त स्वरों को अलग कर देंगे। मूल दीर्घ जब भी पूछेगा तो उसकी संख्या 3 होगी। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। इन संयुक्त स्वरों में अगर फिर पूछता है गुण स्वरों की संख्या कितनी है, तो 2 हैं। वृद्धि स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में अगर पूछता है तो 2 लिखेंगे, वृद्धि स्वरों की संख्या 2 है। अब देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये जो हमारा तीसरा आधार है स्वरों के वर्गीकरण का, वो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वास्तव में उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और हमारे मुख में वो कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से नंबरिंग करते हैं। ये गले में होती है स्वर तंत्री। गले में एक वोकल कॉर्ड होता है जिसको कहते हैं स्वर तंत्री। स्वर तंत्री। कुछ को हम नंबरिंग कर देते हैं, कुछ को नंबरिंग नहीं करते हैं, आपकी जानकारी के लिए रखते हैं। नंबरिंग इसलिए कि क्रम से आपको याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले नीचे गले से शुरू होता है, आवाज निकलती है, सबसे पहले आता है स्वर तंत्री। स्वर तंत्री के ऊपर जो है नंबर 1 पहला जो मुख अवयव आता है वो है कंठ। इसके बाद कंठ के बाद आता है
जिह्वा मूल, कंठ से ही जीभ निकलती है, तो जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है उसको कहते हैं पश्च जिह्वा या जिह्वा मूल कहते हैं, पश्च जिह्वा या जिह्वा मूल कहते हैं। इसके बाद जो है जिह्वा का सरफेस आता है, जिह्वा का सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है इसको कहते हैं जिह्वा मध्य। और जो जिह्वा का सरफेस एरिया है उसके ठीक ऊपर का हिस्सा इसको कहते हैं तालु, इसको कहते हैं ताल। ऊपर का हिस्सा ऐसे हल्का सा आर्च जैसा होता है, अपने मुंह में आप खोल करके देखेंगे तो ऊपर का जिह्वा का जो सरफेस है उसके ठीक ऊपर का हिस्सा जो थोड़ा हल्का आर्च जैसा होता है उसको कहते हैं तालु। हालांकि इस आर्च के पीछे एक छोटा सा और आर्च जैसा होता है उसको बोलते हैं कोमल तालु, पर कोमल तालु का यहाँ मतलब नहीं है, जरूरत नहीं, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। इसको कठोर तालु बोलते हैं। जो जिह्वा का सरफेस, ये हमारी जिह्वा है, ये हमारी जिह्वा है, तो यहाँ जो ज्वाइंट है जो ये है जिह्वा मूल, और जो सरफेस एरिया है वो जिह्वा मध्य, और जो आगे जो लपलपाती है उसको बोलते हैं जिह्वा अग्र। तो सरफेस एरिया के ठीक ऊपर जो आर्च जैसा, ऐसे हल्का सा आर्च जैसा है ऊपर की ओर गहरा उठा हुआ, उसको कहते हैं तालु। तालु के बाद आता है, तालु को आप नंबरिंग कर दीजिए, नंबर 2 नंबर कर दीजिए। तालु के बाद जो आता है उसको कहते हैं मूर्धा। तालु जहां खत्म होता है और जहां से दांत निकलता है, जिन ऊपर का दांत जिन मसूड़ों में से निकलता है, तो वो मसूड़े तालु और दांत के बीच में थोड़ा उभरे हुए होते हैं, ऊंचे होते हैं, मूर्धा, उनको मूर्धा बोलते हैं। मूर्धन्य का मतलब होता है ऊंचा, तो वो ऊंचा जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं मूर्धा। ये तालु हो गया, ये जो एरिया है ये तालु हो गया। और यहां से जहां से ये दांत निकला, ये दांत निकला हुआ है इन मसूड़ों में से, तो ये जो मसूड़े हैं उभरे हुए इनको कहते हैं मूर्धा। इसको नंबर 3 कर देते हैं, मूर्धा को नंबर 3 कर देते हैं। इसके बाद जो है दांत अगला अवयव है दांत, दांत को नंबर 4 कर देते हैं। और इसके बाद सबसे बाहर की ओर जो मुख्य अवयव है ये है होस्ट, इसको कर देते हैं 5। तो ये 5 जो है नंबरिंग वाले जो है मुख्य अवयव हो गए। सबसे नंबर 1 कंठ, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मूर्धा, और नंबर 4 जो है दांत, और नंबर 5 जो है होस्ट। ये क्रम से आएंगे, सबसे नीचे कंठ, उसके थोड़ा और ऊपर जाने पे तालु, उसके थोड़ा और बाहर की ओर आने पर मूर्धा, उसके थोड़ा और बाहर की ओर आने पर दांत, और सबसे बाहर की ओर होठ। ये 5 जो है प्रमुख मुख्य अवयव हैं। और इसके बाद जो एक प्रमुख इंद्रिय है वो है जीभ, जो इन सभी मुख्य अवयवों को कहीं कहीं छूती है उच्चारण में। तो इस जीभ के भी 3 भाग किए गए हैं। सबसे सक्रिय अंग है जीभ, तो जीभ के 3 भाग किए गए हैं। उसमें सबसे पीछे का जीभ जो ज्वाइंट हिस्सा गले के साथ ज्वाइंट है उसको कहते हैं जिह्वा मूल या पश्च जिह्वा, जिह्वा मूल या जिह्वा पश्च भी बोलते हैं, दोनों याद रखिएगा। और जो सरफेस एरिया है जीभ का उसको बोलते हैं जिह्वा मध्य, जो ऊपर का एरिया है जीभ का वो जिह्वा मध्य है। और जो आगे जिसको हम बाहर निकालते हैं, ऐसे बाहर निकालते हैं, वो हिस्सा जो आगे का है उसको जिह्वा अग्र बोलते हैं। और ये गले में स्वर तंत्री हो ही गई। तो इतने सारे मुख्य अवयव हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम क्रम से लिख लेते हैं। तो ये हो गए आपके वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। इसको याद कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो देखते हैं कंठ के आधार पर। कंठ से आप कैसे शुरू करेंगे। पहले हमारा मुख्य अवयव कौन सा आता है, सबसे पहले नंबर हमने डाला नंबर 1 पर कंठ। और हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले कौन से स्वर आते हैं, अ और आ। पहले 2 स्वरों को लेंगे तो सबसे पहला जो हमारा मुख्य अवयव है कंठ है, तो सबसे पहले के 2 स्वरों को लेंगे अ और आ को, इनका उच्चारण कंठ से होता है। अगर बोल करके भी आप देखेंगे तो इनका उच्चारण कंठ से ही होता है। इसके बाद आता है तालु। कंठ के बाद दूसरा मुख्य अवयव, पीछे से नंबरिंग में देखिए, दूसरा मुख्य अवयव क्या है, तालु। तो तालु से आगे के 2 वर्ण लेंगे, ई और ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इन दोनों का उच्चारण तालु से होता है। इसके बाद जो है आगे जो तालु के बाद जो हमारा तीसरा जो मुख्य अवयव होता है वो है री। अब यहाँ वर्णमाला में तो ई के बाद ऊ आता है, यहाँ थोड़ा सा क्रम गड़बड़ है।
यहाँ री को पहले लेंगे, ये चीज याद रखना है। यानी सबसे पहला अवयव कंठ, तो पहले दो स्वर हो गए, उसके साथ दूसरा अवयव तालु, उसके साथ दूसरे दो स्वर हो गए, तीसरा अवयव मूर्धा है। लेकिन यहाँ पर स्वर जो है वो ऊ नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर कौन सा स्वर उच्चरित होता है मूर्धा से? री स्वर उच्चरित होता है मूर्धा से। दांत से कोई स्वर उच्चरित नहीं होता है, तो दांत को हमने क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद जो अंतिम जो मुख अवयव है होठ, ओष्ठ जिसको बोलते हैं, ओष्ठ से जो उच्चारण होता है ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का उच्चारण होष्ठ से होता है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद बचे ए ओ औ। इसको कैसे याद करेंगे, इसको देखिए। ए जो हमने अभी बताया था कि ए कैसे बना है, अ और ई मिलकर के ए बनता है। अ प्लस ई मिलकर के ए बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा कंठ तालु। कंठ तालु, इसका ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। अब देखिए ए का उच्चारण स्थान, ए कैसे बनता है? अ प्लस ए मिलकर के ए बनता है। अब ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है। तो अब कंठ और कंठ तो कॉमन हो गए, तालु बचा। तो कंठ और कंठ को कॉमन ले लिया और तालु बचा। तो इस तरह से ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। यानी ए और ए दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु हो गया। अब इसी तरह से ए और औ को देख लेते हैं, ओ और औ को देख लेते हैं। ओ कैसे बना है? अ प्लस उ मिलकर के बना ओ। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसी तरह से अ का उच्चारण स्थान देख लें, अ प्लस ओ मिलकर के बना है औ। अ का उच्चारण स्थान है कंठ और औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। अभी हमने बताया कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ। अब इसमें से कंठ और कंठ तो कॉमन हो गया, अ का उच्चारण स्थान भी कंठ और अ में कंठोष्ठ है ही है, तो कंठ और कंठ कॉमन हो गया, ओष्ठ बचा। तो कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। यानी औ का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ ओष्ठ। तो ये इसको याद करने का तरीका है। यहां सिर्फ आपको ध्यान रखना है री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और ऊ का उच्चारण स्थान आपको आसानी से याद रहेगा, क्योंकि इसको मुंह को बना के बोलते हैं ऊ। तो इसका उच्चारण होठ से हो रहा है, ऊ का उच्चारण स्थान होठ है। तो इसको बस इतना आपको याद रखना है, ये कंठ से लेकर के और ओष्ठ तक याद रखना है। बाकी ए ओ औ ये तो मिले हुए हैं इन्हीं मूल स्वरों से। तो मूल स्वरों का जो उच्चारण स्थान है उन्हीं के अनुसार जोड़ करके आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये याद करने का तरीका है। तो ये हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। अब आपका बचा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। प्रयत्न जो है वो 4 हैं। अब इसको किसी अगले वीडियो में हम बताएंगे प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आज वीडियो काफी लंबा हो गया। अगले वीडियो में जो है जब प्रयत्न के आधार पर बताएंगे, तब आप बहुत सारे ऐसे सवाल देखेंगे जिनको कि कई जगह किताबों में ढूंढने से वो मिलते ही नहीं हैं और उनको परीक्षा में पूछ देता है। तो आपके लिए सुलभ हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रयत्न के आधार पर जितने वर्गीकरण हैं उन सभी को हम एक साथ बताएंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।